हेलो, आई एम रचित शर्मा और आप देख रहे हैं एडवोकेट वार्तालाप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर कर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको दो डिफरेंस बताने वाला हूँ। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। एन एग्रीमेंट एन अरेंजमेंट यूजली इनफॉर्मल बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अभी हम पहले यहाँ पर अरेंजमेंट का मीनिंग समझते हैं। अरेंजमेंट का मतलब ये है यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो हम सहमति या असहमति करते हैं लिखित रूप में, और सहमति और असहमति करते हैं लिखित रूप में, ये एक तरीके का अरेंजमेंट हो गया। यानी कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आप किसी व्यक्ति को कुछ काम करने या ना करने के लिए उसकी सहमति या असहमति मांग रहे हैं, ये एक अरेंजमेंट हो गया। तो हमने क्या कहा, एन अरेंजमेंट यूजली इनफॉर्मल बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि जो एक अरेंजमेंट है वह अगर आपका लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो वह एक एग्रीमेंट होगा। ठीक, इसको हम हिंदी में समझते हैं। समझौता यानी कि एग्रीमेंट अनौपचारिक हो सकता है, जिसका मतलब है कि किसी काम को करने या ना करने के लिए लिखित रूप से सहमति या असहमति देने को एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें पार्टी की सहमति और साइन जरूरी हो। पार्टियों के साइन करने को ही सहमति समझा जाता है। मीन्स दैट कि अगर कोई भी अरेंजमेंट यानी कि किसी व्यक्ति से हम सहमति या असहमति मांग रहे हैं किसी काम को करने या ना करने के लिए, तो वह एक अरेंजमेंट हो गया। और वही अरेंजमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वह एक एग्रीमेंट होगा, और अगर वह इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये तो था एग्रीमेंट का मीनिंग। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट बाय इन टर्म्स एंड एलिमेंट्स इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मीन्स दैट वहाँ पर तो इनफॉर्मल अरेंजमेंट था, यहाँ पर एक फॉर्मल अरेंजमेंट हो गया, और इसमें टू और मोर पार्टीज हैं, और जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जिसमें हमने एक व्यक्ति की सहमति या असहमति ली है किसी काम को करने या ना करने की, उसको हमने एक लॉ के द्वारा बाइंड करा दिया, एनफोर्सेबल करा दिया। तो जैसे ही वो लॉ के द्वारा बाइंड हो गया, एनफोर्सेबल हो गया है, तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया अब। ठीक है, अब इसके अंदर बताया गया है सेक्शन 10 के अंदर व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with the lawful object and not hereby expressly declared to be void। इसका मतलब बताया गया है कि वह सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि एक फ्री कंसेंट के द्वारा बनाए गए हों, एक कॉम्पिटेंट पार्टी के द्वारा उसको बनाया गया हो। यानी कि जो पार्टीज हैं, जो दो पार्टीज हैं इसके अंदर, वो पार्टीज दोनों कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब क्या होता है कि वह साउंड माइंड होनी चाहिए, और जो उनकी एडल्ट की जो एज है 18 ईयर उससे वो ऊपर होने चाहिए, यानी कि वह बालिग होने चाहिए। दूसरा क्या बोलता है ये, फॉर द लॉफुल कंसिडरेशन। और एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो कंसिडरेशन है वो मॉनेटरी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वह लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। और जो उनका उद्देश्य है, जो उनका ऑब्जेक्ट है, वह भी लॉफुल होना चाहिए, एंड नॉट बाय हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि उसको देखने से ही लग रहा है कि ये एक्सप्रेसली वॉइड हो सकता है। जैसे कुछ इम्पॉसिबल काम हो सकते हैं, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति ने कर लिया
करने के लिए कि वह इम्पॉसिबल है। तो ऐसे इम्पॉसिबल एक्टिविटीज़ का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है वो एक्सप्रेसली वॉइड होता है, तो एक्सप्रेसली वो वॉइड नहीं दिखना चाहिए। तो वह सेक्शन 10 में जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वह सभी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अब इसके अंदर हम बात करते हैं वैलिड एग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो जो वैलिड एग्रीमेंट है वह आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अभी हमने बताया ना कि जो एग्रीमेंट्स आपके लॉफुल कंसिडरेशन और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको फुलफिल करता है तो वह आपके सभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जो वैलिड एग्रीमेंट है वही आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं तो आपका वैलिड एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वह आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और वैलिड एग्रीमेंट के लिए कौन कौन से आपके एलिमेंट्स बताए गए हैं, वो एलिमेंट्स बताए गए हैं आपके जो कंसिडरेशन है वह लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए और फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, यानी कि जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो शुरू से ही वॉइड होते हैं। इसमें एक मैगजीम है, लीगल टर्म है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जो चीज़ शुरू से ही शून्य हो, शुरू से ही नील हो, शुरू से ही जीरो हो, तो उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। तो वॉइड एग्रीमेंट्स आर द वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वो शुरू से ही वॉइड होते हैं। आर नॉट टू बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसको हम वीडियो के एंड में बताएंगे कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अंदर यही बताया गया ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सभी एग्रीमेंट होंगे, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसके अंदर आपके एग्रीमेंट के अंदर दो तरीके के एग्रीमेंट आ गए हैं, एक वॉइड एग्रीमेंट और एक वैलिड एग्रीमेंट। दोनों को मिला के दोनों को एग्रीमेंट बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वो आपका एक एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो इसीलिए जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो तो एग्रीमेंट होंगे ही होंगे, लेकिन सभी एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एग्रीमेंट एक वाइड हो गया। उसके अंदर से हमने जो वॉइडेबल आपके एग्रीमेंट्स हैं या वॉइड एग्रीमेंट्स हैं हमने उनको निकाल दिया है, तो आपके वैलिड एग्रीमेंट बचे। और कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पूरे ही एग्रीमेंट हो गए ना, कॉन्ट्रैक्ट तो सारी एग्रीमेंट हो गए। तो ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया। आगे हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other is a voidable contracts। voidable contracts वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अभी तो वैलिड है, बट किसी कॉन्सिक्वेंसेस किसी रीजन की वजह से दो पार्टी में से किसी भी एक पार्टी या दोनों पार्टी के पास ये पावर होती है कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक पार्टी के पास या दोनों पार्टी के पास ये पावर होती है कि वह उन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मैं आपके यहाँ आकर इस कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट करूँगा और जो पोएट्री होती है, जो कविताएं होती है, वह मैं गाऊंगा। अब जो डेट ऑफ कवि सम्मेलन है उस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं और वो उस डेट पर उस कॉन्सर्ट में या उस कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एग्रीमेंट आपका वॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वो बीमार हो गए इस वजह से वह नहीं आए, तो यहाँ पर आकर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है। वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, यानी कि एक या दोनों के द्वारा विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, यानी कि चेंज कर सकते हो वो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। शून्यकरण संविदा है।
ठीक है जी। यानी कि जो पार्टीज हैं, जो कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को जिन्होंने बनाया है, वह उस कॉम्पिटेंट जो पार्टीज हैं वह उसको एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर अवॉइडेबल करा सकती हैं एक जेन्युइन रीज़न के साथ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भाई कोई कवि सम्मेलन में कोई कविकार आए हैं और उनको एट द मोमेंट उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उस सम्मेलन में नहीं पहुंच पाते, वो कॉन्सर्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आकर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बारी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। इफ वन ऑफ द पार्टीज इज अ माइनर और इफ देयर वाज सम काइंड ऑफ द कोर्जन, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के द्वारा किया गया है, कोई कोवर्जन से किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया गया है, और जिसमें कि पार्टीज की फ्री कंसेंट नहीं है, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स भी वॉइडेबल होंगे एट द विल ऑफ द अफेक्टेड पार्टीज। यानी कि जो पार्टी जिससे पार्टीज इफेक्ट हो रही है उन अफेक्टेड पार्टीज की विल के बिहाफ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में बताएं, मैं आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।